हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 26 नवंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। गोगोई साल 2001 से साल 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। गोगोई ने कांग्रेस को लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई। सबसे लंबे समय तक असम का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। गोगोई जो है 6 बार जो है लोकसभा में के लिए चुने गए हैं। वे साल 1971 से साल 1985 तक 3 बार जोरहट से सांसद रहे। उसके बाद साल 1991 से 1996 और साल 1998 से 2002 के दौरान कालीबोर के वो सांसद रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी तुर्की। देखिए, अमेरिका सरकार ने 22 नवंबर को घोषणा की कि अमेरिका मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला है। साल 2002 में लागू हुए इस संधि के मुताबिक 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने पहली बार जुलाई 1955 में प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई टोही उड़ानों की अनुमति दें। मॉस्को ने पहले उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश ने मई 1989 में फिर से यह प्रस्ताव किया और फिर जनवरी 2002 में इहो संधि लागू हो गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी यूरोपीय केंद्रीय बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन डी बैंक ऑफ कनाडा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के ट्विटर पर फॉलोअर्स की जो संख्या है वो 10 लाख को पार कर गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला रिजर्व बैंक दुनिया का पहला मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है। इस सूची में मेक्सिको का केंद्रीय बैंक दूसरे स्थान पर। ट्विटर पर उसके फॉलोअर्स की जो संख्या है वो 7.74 लाख है। ठीक है, दूसरे स्थान पर जो है बैंक ऑफ इंडोनेशिया केंद्रीय बैंक, मेक्सिको का जो केंद्रीय बैंक है वो दूसरे स्थान पर है 7.74 में, और आपका बैंक ऑफ इंडोनेशिया जो है आपका तीसरे स्थान पर है 7.57 लाख फॉलोअर्स के स्थान के साथ, और फेडरल रिजर्व जो है आपका चौथे स्थान पर जो है आपका यूरोपीय केंद्रीय बैंक जो है 5वें स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। देखिए, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए चीन जो है नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग-ई 5 प्रोब की योजना लॉन्च कर रहा है। जो लिख दे रही हूं मैं, चांग-ई 5 प्रोब, ओके, 5 प्रोब की योजना बना रहा है। चांग-ई 5 प्रोब, जिसका नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। चीन का चांग-ई 5 प्रोब ओशियनस प्रोसेलरस या ओशियन ऑफ स्टॉर्म के नाम से जाना जाने वाले एक विशाल लावा मैदान से 2 किलोमीटर नमूने एकत्र करने का प्रयास करेगा। अमेरिका ने जो है वो 1969 से जो है इसे वर्ष 1972 तक 6 उड़ानों के माध्यम से 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा था, जो 380
जो 382 किलोग्राम चट्टाने और मिट्टी वापस लाए थे। ध्यान रखिएगा 382 किलोग्राम, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सरकार ने 23 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को किस ऐप को अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उमंग ऐप, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु ऐप, ऑप्शन सी विडमेट ऐप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए केंद्र सरकार ने जो है वो 23 नवंबर 2020 को उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है। यह संस्करण जो है विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों, प्रवासी भारतीयों और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उपयोगी होगा। अब जो है उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में उपलब्ध होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उमंग ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जॉन केरी, ऑप्शन बी जेम्स मैटिस, ऑप्शन सी माइक पोम्पियो, ऑप्शन डी विवेक मूर्ति। देखिए अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन जो है अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिए हैं। शपथ ग्रहण के बाद ये कैबिनेट अपना काम शुरू करेगी, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी एक्टिव रहेगी। जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए जॉन केरी को जिम्मेदारी दी है। जॉन केरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन केरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। देखिए मेघालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। भारत में के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक शिलोंग पहुंचते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते होते गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। ध्यान रखिएगा ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ मेघालय में ही हो आयोजन किया जाता है, ठीक है, इस महोत्सव का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किए गए कोपर्निकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलीज उपग्रह को किनके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और मौसमी संबंधी उपग्रह के उपयोग हेतु यूरोपीय संगठन, ऑप्शन बी नासा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कोपर्निकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलीज उपग्रह का निर्माण महासागरों की निगरानी के लिए किया गया है। इसे जो है हाल ही में कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह वैश्विक समुद्रीय स्तर में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करने हेतु एक मिशन का एक हिस्सा है। इस मिशन के बारे में बात करें तो यह मिशन को जेसन निरंतरता सेवा मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन को महासागरों की ऊंचाई को मापने हेतु तैयार किया गया है, जो कि समुद्र की जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। सेंटिनल-6 मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा मौसम संबंधी उपग्रहों के उपयोग हेतु यूरोपीय संगठन और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र द्वारा सहयोग किया गया है। बात करें सेंटिनल-6 उपग्रह के कार्य के बारे में तो वैश्विक समुद्र स्तर के वृद्धि संबंधी आंकड़े प्रदान करना, स्पंदनों को पृथ्वी की सतह पर भेजना और उनके वापस लौटने में लगे समय की माप करना, इससे वैज्ञानिकों को समुद्री सतह की ऊंचाई मापने में मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरे देश में हर साल आवास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 नवंबर, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 30 मार्च,
ऑप्शन डी 25 नवंबर। देखिए जो है आपका पूरे जो नवंबर 2016 में जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला नामक ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका जो उद्देश्य था 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के शुभारंभ की वर्षगांठ बनाने के लिए जो है हर वर्ष आपका 20 नवंबर को आवास दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई थी कि वर्ष 2022 तक सभी आधारभूत सुविधाओं से संपन्न 95 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मकानों का निर्माण कार्य संपन्न किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को एमी अवार्ड 2020 की तरफ से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बेस्ट शॉर्ट फॉर्म सीरीज, ऑप्शन बी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन सी बेस्ट आर्ट्स प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी बेस्ट ड्रामा सीरीज। देखिए साल 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप कांड पर बनी वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को एक बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली क्राइम को ड्रामा कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय वेब सीरीज को दिए जाने वाला ये बड़ा सम्मान है। 48 सालों में पहली बार ये अवार्ड वर्चुअली होस्ट किया गया और वो कोरोना महामारी की वजह से। आपको बता दें नेटफ्लिक्स पर आई ये वेब सीरीज पहली सीरीज बनी जिसने एमी अवार्ड जीता। वेब सीरीज में शेफाली शाह के अलावा राजेश तेलंग, आदल हुसैन, रसिका दुग्गल, गोपाल दत्त तिवारी, जया भट्टाचार्य, अभिलाषा सिंह, विनोद सारावत, मृदुल शर्मा, अनुराग अरोड़ा, सिद्धार्थ भारद्वाज जैसे कलाकारों ने काम किया। इसमें इस सीरीज के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि जो 2012 में है राजधानी दिल्ली की एक बस में लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। कई दिनों तक निर्भया जिंदगी और मौत के बीच में लड़की लड़ती रही। अंत में 29 नवंबर को उसने दम तोड़ दिया। निर्भया गैंगरेप के 4 आरोपियों को इसी साल 20 मार्च को फांसी दी गई है। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज में दिखाया गया है कि निर्भया के साथ गैंगरेप की वारदात घटना के बाद कैसे आरोपियों को पकड़ा जाता है। जर्मनी के सेरिटे सीजन 2 जो है आपका ब्रिटेन की क्रिमिनल यूके और अर्जेंटीना की द ब्रॉन्ज गार्डन सीरीज 2 को हराकर दिल्ली क्राइम ने इस अवार्ड को अपने नाम किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेस्ट ड्रामा सीरीज। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।